स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछले 2-3 क्लासों से हम एक पेपर जो गैस पेपर है 2020 में संभावित उसको हल कर रहे थे। उसके शेष प्रश्नों को आज हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं वीडियो और सब्सक्राइब भी बहुत कम बच्चों ने किया है। अगर 2 क्लासों में व्यू नहीं बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो अब आगे हम मेहनत नहीं करेंगे और ना ही पेपर बनाएंगे, क्योंकि हमारी मेहनत काम भी तो आनी चाहिए। जब काम ही नहीं आ रही तो हम क्यों करेंगे। तो 2-3 घंटे मेहनत करके जब एक पेपर तैयार होता है, तो आशा करता हूँ आप अब पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएंगे जब गुरुजी पेपर करा रहे हैं, उससे हमें फ़ायदा होगा। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं। उस दिन पिछली क्लासों में हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3 3 पार्ट में पेपर हल कर लिया था और उसमें 22 क्वेश्चन हल कर लिए थे। पेपर में क्वेश्चन आते 23, तो आज 23वां क्वेश्चन करते हैं और 25वें क्वेश्चन तक हमारे प्रश्न 3 अंक का प्रश्न होता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर लेते हैं आज 23। इसमें देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी आराम से कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि एक वर्ग है एबीसीडी एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा है 10 सेमी। वर्ग की भुजा कितने है? 10 सेमी। तो सभी बच्चे जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग है एबीसीडी, उसकी भुजा 10 सेमी की है। इस वर्ग में प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए। जैसे देखिए एबी भुजा है, इसको व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचने का मतलब है यहाँ इसके मध्य में से यूं अर्धवृत्त। तो देखिए, अगर चित्र बनाएंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार इस भुजा को बीसी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचते हैं यहाँ से, तो ये अर्धवृत्त इस तरह आएगा। और इस भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे सीडी को, तो ये अर्धवृत्त इस तरह आएगा। और इसको व्यास मानकर खींचते हैं तो ये अर्धवृत्त इस तरह आएगा। तो इस तरह ये आपके सामने एबीसीडी वर्ग का चित्र बन गया। इसकी चारों भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है और इसमें ये इसके अंदर जो डिजाइन बनी हुई है, 4 इसके अंदर ये जो डिजाइन बनी हुई है, इसमें डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये क्वेश्चन। एबीसीडी वर्ग है, उसकी भुजाओं को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने का देखिए सिस्टम क्या रखेंगे। अगर हम चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, चित्र में समझेंगे। इस अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें ये जगह प्लस ये दोनों डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद में जब इस बीसी पे जो अर्धवृत्त बना है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो डिजाइन है दोबारा काउंट हो जाएगी, प्लस इन 2 जगह को क्षेत्रफल। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाली जो डिजाइन है ये इस अर्धवृत्त के साथ भी सम्मिलित हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। और इसका जब निकालेंगे तो इसमें इस डिजाइन और इस डिजाइन प्लस ये। कहने का मतलब यह है कि अगर हम चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या आता है? इन डिजाइनों का डबल बार, क्योंकि प्रत्येक डिजाइन, प्रत्येक इसमें जो ये कली बनी हुई इसका क्षेत्रफल 2 बार निकल के आ जाएगा, प्लस इन जगह को क्षेत्रफल आएगा। और अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग के क्षेत्रफल में इनका क्षेत्रफल निकलेगा प्लस इन डिजाइनों का 1 बार। अब यहाँ से जब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, या यूं कर लीजिए कि चार जो अर्धवृत्त हैं उनसे मिलकर कितने वृत्त बनेंगे, दो वृत्त। दो अर्धवृत्तों से मिलकर एक वृत्त पूरा बन जाता है, तो चार अर्धवृत्त हैं इनसे, तो यहाँ यूं लिख सकते हैं दो वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न ही है। चारों अर्धवृत्तों से दो वृत्त बन जाते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो अर्धवृत्त है। इधर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला है भुजा स्क्वायर, और 2 इंटू पाई का मान यहाँ लेना है 3.14। अब देखिए यहाँ से आर कितना होगा, 10 से 2 से भाग देके आएगा 5 से। क्यों? क्योंकि भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है, तो अर्धवृत्त का जो व्यास है 10 सेमी है, त्रिज्या व्यास से होती है आधी, तो 5 सेमी। 22/5 7 मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि त्रिज्या 5 है, 7 से कटने वाली नहीं है, तो 3.14 से सही रहेगा। इधर 10 गुणा 10 करेंगे क्योंकि भुजा 10 की है, इनका गुणा कीजिए, 5 दूना 10 और 5 का गुणा इससे, 5 चौके 20, 5 एकन 5 और 2 हासिल के साथ 5 दिया 15। पॉइंट लगाते हैं 2 स्थान छोड़ के 157 आएगा। इधर इनका गुणा आएगा 100, 157.00 करते हैं तो 157 इसमें से घटा के आता है 57 वर्ग सेमी। या जो कर लो 25 दूना 50 की 0, फिर 5 के गुणा किया, 5 चौका 20 की 0, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15। 157 में से 100 घटा दीजिए, 57 वर्ग सेमी। 3 अंक का सवाल है, समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, तभी हम तुमको अच्छे से और प्रश्न सेलेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 सेमी भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन। क्वेश्चन नंबर 24, एक घन से शंकु काटा जाता है। प्रश्न है 14 सेमी भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। यदि बच्चों को प्रश्न ढंग से दिखाई नहीं देता है तो किताब खोल के देख सकते हैं। शुरुआत में देख लो 14 सेमी भुजा के घन से, मिल जाएगा आपको किताब में। 14 सेमी भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात करो। ये भी 3 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। घन बना लेते हैं। घन जानते हैं, वर्गाकार 6 सतहों से मिलकर जो आकृति बनती है उसको कहा जाता है घन। तो देखिए घन बनाया हमने, एक वर्ग बना लिया जैसे, इस तरह ये होता है घन, वर्गाकार सतह होती है। तो देखिए इसमें से बड़ा शंकु कैसे काटा जाएगा, समझें। शंकु की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा, इसकी भुजा दे रखी है 14 सेमी, 14 ही नीचे होगी, तो 14 सेमी से ऊंचा घन तो हम काट नहीं सकते, शंकु नहीं काट सकते। घन से बड़ा शंकु काटना है तो उसकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी रहेगी, 14 सेमी। और उसका जो नीचे से चौड़ाई यानी उसका जो बेस लेंगे हम शंकु का, वो ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं, इसकी जितनी भुजा है 14 सेमी। अब यहाँ से समझिए कि इसका जो ये वृत्ताकार शंकु जो होता है, ये इसका जो ये बेस है वृत्ताकार,
इसका जो व्यास ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 14। तो यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी 14 का आधा कर दो, त्रिज्या हमारी 7 सेमी का शंकु बनेगा और ऊंचाई उस शंकु की रहेगी 14 सेमी, क्योंकि 14 सेमी भुजा है तो उसमें से ज्यादा उसकी चौड़ाई शंकु की, उसका ज्यादा से ज्यादा व्यास कितना ले सकते हैं 14। अब यहाँ से ये दो चीज हमें मिल गई तो शंकु का आयतन आराम से निकाला जा सकता है। देखिए शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें इनकी वैल्यू रखते हैं 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान जो इसकी त्रिज्या है जो कि कितनी है 7, 2r लिखेंगे क्योंकि 2 घात है h की जगह 14। 7 से 7 गुना 14, 7 से 14 2 बार कट गया और बाकी इनका गुणा कर लीजिए, 22 दूना 44 और 7 गुना 7 49 और नीचे रह गया 3। इनसे गुणा किया 4 नाम 36, 4 चौका 16, 19, फिर इतना ही आएगा 6 5 0 और 1 हासिल का 11 2, तो 21 56 के साथ थे 21, 3 एकम 3 और 2 बचे 3 24 25 26 तिछेंगे 18, फिर तिछेंगे 18, तो ये आएगा 718.67 यूनिट लिखी जाएगी घन सेमी। तो इस तरीके से शंकु का आयतन ज्ञात हो जाएगा। 14 सेमी उसकी ऊंचाई रहेगी अधिकतम और त्रिज्या 7 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 यानी 3 अंक वाले जो पार्ट चल रहा है उसका अंतिम सवाल, उसके बाद 6 अंक वाले सवाल शुरू होंगे पार्ट डी में। तो इसमें देखिए प्रायिकता से है क्वेश्चन नंबर 25, लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करना सीखें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लीप वर्ष, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीप वर्ष क्या होती है। लीप वर्ष कहते हैं जिस वर्ष 366 दिन होते हैं उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं, और जिसमें 365 दिन होते हैं उसको कहते हैं अलीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और अलीप वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। यानी वे वर्ष जिनमें 4 से पूरा भाग चला जाता है वो लीप वर्ष कहलाते हैं। उसमें फरवरी पड़ती है 29 की, अन्य वर्षों में फरवरी रहती है 28 की। ये सभी को पता होगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल है लीप वर्ष। लीप वर्ष यहाँ लिखते हैं कि एक लीप वर्ष बराबर होते हैं 366 दिन। अगर होता सवाल अलीप वर्ष का तो 365 दिन। यानी हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आती है जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है। जैसे 2020 लीप वर्ष है, 2020 में 4 का भाग दे सकते हैं। इसके बाद 2021, 2022, 2023 ये अलीप वर्ष है, इनमें फरवरी 28 की है और 2024 में फिर 29 की आएगी। अब देखिए हमें ये पता है कि एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब इसमें हम ये देखते हैं सप्ताह कितने बनेंगे। तो हर वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह 52 सप्ताह प्लस 2 दिन और रह रहे हैं, क्योंकि देखिए कैलकुलेट कीजिए 52 सप्ताह में 7 से अगर मल्टीप्लाई करें 7 गुना 14 7 35 36 364 दिन। हमारे जो 366 दिन हैं उनमें से 364 दिन के तो 52 सप्ताह बन गए और 2 दिन शेष बच गए। अब इसका मतलब ये है कि 52 सप्ताह हैं तो हर जो हमारा दिन है, सप्ताह के 7 दिन है, सभी का नंबर 52 बार आ जाएगा। यानी 52 तो कन्फर्म है, सभी होंगे। अब 2 दिन बच रहे हैं,
तो इसका मतलब है 2 दिन ऐसे होंगे जो जिनकी जो 53 बार आएंगे। अब ये 2 दिन कैसे हो सकते हैं, शेष 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, उनकी स्थिति लिखना आना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे शेष 2 दिन निम्नानुसार होंगे। हो सकता है वे 2 दिन रविवार और सोमवार हों। हो सकता है कि वे जो 2 दिन बच गए हैं वे रविवार और सोमवार हों, या हो सकता है कि सोमवार और मंगलवार हों, यानी होंगे वे लगातार, या हो सकता है मंगलवार और बुधवार भी हो सकते हैं, या फिर बुधवार के साथ में गुरुवार हो सकता है, या फिर मान लो गुरुवार और शुक्रवार हो सकते हैं, या फिर शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं, या फिर शनिवार और रविवार, और इसके बाद स्थिति निकल के आएगी रविवार और सोमवार, जो कि ये है ये। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी शेष जो 2 दिन हैं उनके होने की कुल 7 स्थिति हैं। कुल कितनी स्थिति हैं? 7। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? 53 रविवार आने की प्रायिकता। 53 रविवार आने की प्रायिकता, पॉसिबिलिटी। तो हमें देखिए ये जो हमारी 7 स्थिति हैं, इनमें ये देखना है कि कौन सी स्थिति से रविवार की संख्या 53 हो जाएगी। अब देखिए ये वाली जो स्थिति है इसमें रविवार आ रहा है, तो 52 रविवार तो है ही हमारे, पहले ही पता है 52 सप्ताह है, तो ये और स्थिति होती है प्लस, तो 53 रविवार हो जाएंगे। इस वाली स्थिति से 53 नहीं होंगे क्योंकि इसमें रविवार नहीं है। शेष जो 2 दिन है सोमवार मंगल हैं, तो रविवार 52 रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो 7 हमारी स्थिति हैं, इनमें से घटना के अनुकूल वे स्थिति होंगी जिनमें तुम्हें रविवार देखने को मिल रहा है। तो रविवार वाली स्थिति कौन सी है? पहली वाली जो स्थिति है हमारी घटना के अनुकूल है, इसमें रविवार है तो 53 रविवार हो जाएंगे। और ये लास्ट वाली स्थिति, तो 53 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/7। क्यों? क्योंकि घटना के अनुकूल 2 हैं, कुल स्थिति 7 है। अगर तुमसे पूछता है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो उसको भी बता देता हूं। फिर हमारे घटना के अनुकूल ये वाली जो स्थिति है 6, 1 2 3 4 5, तो 5/7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, और हमारा पार्ट डी शुरू होता है पेपर का, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। 5 प्रश्न आते हैं इस पार्ट में। पार्ट डी भाग 4, और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होता है। तो इसमें एक प्रश्न त्रिकोणमिति से आता है, एक बारंबारता वाली से आता है, एक प्रश्न आता है ज्यामिति से, और एक प्रश्न आता है ग्राफ से, और एक प्रश्न और किसी चैप्टर से आ जाता है, यानी बीजगणित से। तो देखिए सबसे पहले जो 26वां प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से समझना है। ये प्रश्न तो आता ही, यानी ग्राफ का सवाल करेंगे, ग्राफ करना सीखेंगे। ग्राफ का सवाल तो आता ही, फिक्स है मतलब ये तो, और संख्या अलग होती है लेकिन सवाल करने का तरीका वही रहता है। तो देखिए सवाल ले लेते हैं, 3x + y = 2। ग्राफ करना सीखेंगे सभी बच्चे ध्यान लगाकर। और 2x - 3y = 5। ये 2 समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण युग्म। इसका हल ज्ञात करना है कौन सी विधि से? ग्राफीय विधि से। तो इसमें देखिए एक मान और पूछ रहा है
जैसा कि पिछले वर्ष पूछा गया था, पहले तो इसका करना है हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है व ए का मान ज्ञात करना। ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ए का मान भी पूछा है। क्या कोई भाग छायांकित करवा सकता है? तो सभी बच्चे पूरा ध्यान लगा के ग्राफ सीखेंगे, क्योंकि ये जो चीज है तुम्हारी 6 अंक की है और ये बिल्कुल फिक्स चीज है। ग्राफ अगर आप सीख जाते हैं तो 6 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं ग्राफ का सवाल। तो ग्राफ में हमें देखो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो ये दो समीकरण दे रखे हैं इनकी हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। ये ही मेन कार्य है और बाकी बाद में ग्राफ खींचना तो बिल्कुल आसान काम है। तो सबसे पहले टेबल बनाना सीखेंगे। 3x प्लस वाई बराबर 2, ये समीकरण दे रखा है। अब इसमें देखियो हम क्या करते हैं, ये x और y के जो पद हैं इनमें से एक पद का इधर पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x वाले पद का भी किया जा सकता है, y वाले पद का भी किया जा सकता है, किसी भी पद का कर सकते हैं। लेकिन x वाले पद का इधर करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि y के संग में कोई गुणांक नहीं है, तो हमें बटे में नहीं ले जाना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हम लिखेंगे y बराबर 2 माइनस 3x, y बराबर 2 माइनस 3x। 3x का हमने पक्षांतरण किया, 3x माइनस का हो गया। और अगर यहां हो तो 3y, तो बटे में ले जाना पड़ता। यानी x और y के पदों में जो पद गुणांक रहित होता है, जिसके साथ में कोई संख्या नहीं होती है, उसको तो इधर ही रखते हैं और जिसके संग संख्या है उस पद का क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। अब देखिए एक टेबल बनाते हैं और टेबल में कम से कम 2 मान हमें निकालने हैं, और अगर 3 मान निकाल सको तो और भी आसान है और भी अच्छा रहेगा। 2 तो हमें निकालने हैं जब ही सवाल होगा। अब इधर x का मान अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं और y का मान फिर उस x के मान को रख के निकल के आएगा। तो देखिए x बराबर हम 0 रखते हैं, तो x वाले खाने में 0 रख ली। y का मान निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, y बराबर 2 माइनस 3 गुणा 0, तो हमारा 2 आएगा। कैसे आएगा, 3 गुणा 0 करोगे 0 और 2 में से 0 हटाएंगे 2, एक एक मान निकल गया। अब x का मान 1 रख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो x वाले कॉलम में 1 लिख दीजिए। y का मान निकालते हैं तो y बराबर निकल के आता है 2 माइनस 3 गुणा 1, तो 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटाओगे माइनस 1 आएगा। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई। और एक मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। दूसरे वाले समीकरण को लिखिए, 2x ऋण 3y बराबर 5। अब इधर से देखिए x और y के पद में से एक पद का हमें क्या करना पड़ेगा, वही पहले की तरह पक्षांतरण। यहां से हम y वाले पद का करते हैं, तो y वाले पद का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा 5 प्लस 3y, माइनस 3y है, प्लस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर लिखेंगे 5 प्लस 3y बटे 2, बटे में 2 आ जाएगा। अब इसमें वही टेबल तैयार करते हैं, x लिखते हैं कॉलम में, एक में y लिखते हैं। अब यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्या रखना होगा कि नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हमें ऊपर ऐसा मान रखना है जिससे 2 से भाग चला जाए, ऐसी संख्या बन जाए। तो देखिए y बराबर 1 रखिए। इधर पहले हमने x का मान अपने मन से रखा था, अब रखेंगे हम y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर देखिए 5 प्लस 3 इंटू 1 बटे 2, तो 8 बटे 2 आएगा। कैसे आया, 3 गुणा 1 किया 3 और 5 जोड़ दिया 8, 8 में 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, x की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए y बराबर रख लेते हैं 2, तो 3 गुना 6 5 11 में जाता नहीं है, तो y बराबर -1 रख लीजिए।
तो x बराबर 5 प्लस 3 इंटू -1 बटे 2। अब ध्यान से देखिए, पहले +1 रखा, अब रख रहे -1, तो 5 -3 बटे 2, तो 2 बटे 2 बराबर 1। तो यहां पर y बराबर जब हमने -1 रखा तो x का मान निकल के आया 1। तो अब देखिए हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे टेबल बनाना। टेबल बनाना सीख जाते हैं तो ग्राफ खींचना बिल्कुल आसान होता है। तो देखिए बच्चों, अब बनाएंगे हम ग्राफ। ग्राफ में बनाने के लिए मैं इधर से इसको मिटा देता हूं और आगे देखिए ग्राफ कैसे तैयार होगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल को ध्यान में रखना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना होगा। ये तो हो गया वाई अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। एक्स लिखेंगे इधर, इधर लिखेंगे एक्स डैश। ये y और ये हो जाता है y डैश। और जहां ये दोनों अक्ष काटते हैं ना, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। अब यहां से देखिए x अक्ष पर हमें टेबल में देखें तो 4 तक तो वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो x पे एक एक सेमी दूरी पर, ग्राफ में क्या होता है, एक एक सेमी पे वर्गाकार कॉलम बने होते हैं, तो उन पे लिखेंगे संख्या 1 2 3 4। माइनस की अगर संख्या x में दर्शानी तो इधर आएगी, लेकिन जरूरत नहीं है। y अक्ष पे चलते हैं, इधर आएगी 1 2 3, और y अक्ष पे अगर माइनस की वैल्यू लेनी है तो -1 -2। अब यहां से देखिए टेबल में, पहली टेबल में आ जाइए। पहली टेबल में x की वैल्यू 2 है, 0 है, और y की 2। तो x पे 0, y पे 2। देखिए y अक्ष पे 2 ये रहा। तो यहां से हमें मान पॉइंट लगा देंगे। फिर एक x अक्ष का मान है, y का है -1। इस बिंदु को देखिए कहां पे लगाना है, x का 1, y का -1, तो यहां लगेगा। और इसके लेकर इन दोनों बिंदुओं को मिला के सीधी एक रेखा जो खींच देंगे, और इस रेखा पर याद रखना ये लिखना है 3x + y बराबर 2। ये समीकरण भी लिखना जरूरी है, अन्यथा अंक कट जाएगा। अब इधर आ जाइए, x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 1। तो ये बिंदु कहां पे लगा है, x का 4 y का 1, यहाँ y को 1 और x को 4। इसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू है 1 -1। x की वैल्यू भी 1 है, y की भी 1 है, तो यही आएगा बिंदु, x की 1 y की ऋण 1। और ये बिंदु और ये बिंदु मिला के एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो देखिए इस पे जो हमारा दूसरा समीकरण है उसको उतार दीजिए, 2x ऋण 3y बराबर 5। अब देखिए, अब हमें इसका हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के लिए ये देखिए कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कहां कर रही हैं। देखो यहां कर रही हैं, या जगह पे x की वैल्यू 1 है, y की ऋण 1। तो इसका हल रहा हमारा x बराबर 1 और y बराबर है -1। एक और चीज ना भूलें, पैमाना लिखना, अन्यथा इसका भी अंक कट जाएगा। पैमाना इसका ये होता है, एक एक बढ़ा के हमने संख्या लिखी है दोनों ही अक्षों पर। तो x अक्ष व y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ये इसका पैमाना माना है। और हल ये हो गया। और एक और इसमें वैल्यू पूछिए a का मान। तो a बराबर उसने दिया है x² + y²। x की जगह पर 1 रख दीजिए, क्योंकि x का मान 1 आया है। y की जगह -1 रख दो।
1 का वर्ग 1 और इसका वर्ग 1, -1 का वर्ग भी +1 हो जाएगा, तो 2। ए बराबर वैल्यू निकल के आ जाती है 2। उत्तर की यदि आपको जांच करनी है सही है कि गलत है, एक्स और वाई के मान समीकरण में रख दो, किसी में भी समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। एक्स की जगह 1 रखना है तो 3 गुणा 1 और प्लस वाई की जगह -1 रखेंगे तो 2 आ जाना चाहिए। 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा देंगे 2 ही आएगा, इसका मतलब सही है। तो ये आपके लिए हमने समझाया 6 अंक में जो ग्राफ का सवाल आएगा। तो आशा करता हूं सभी बच्चे सीख गए होंगे और ग्राफ के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह टेबल बना के और ग्राफ बना के। तो बच्चों देखिए, इतनी भयंकर गर्मी में भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हैं कि इनको देख भी नहीं रहे। पूरा वीडियो ध्यान से और समझ के, वीडियो को बीच में रोक रोक के समझिए, देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें। और बार बार कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं उनको बोलकर चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत कम बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। और आगे जो शेष सवाल हैं वो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको माध्यक बहुलक निकालना। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सवाल सिद्ध करना, और एक सवाल 6 अंक का आएगा प्राय वो कोऑर्डिनेट वाली जो प्रश्नावली है उससे। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। क्या मिनट की